नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के आज हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है आपका, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे है, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है? तो हामिद। सवाल है, मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1936 को। आगे है, हामिद की दादी तो कितना पैसा देती है? तो 3 पैसे। आगे है, हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है? तो चिमटा। सवाल है, ईदगाह का त्यौहार कौन से महीने में आता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में होगा रमजान के महीने। आगे है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे होती है? तो हैजे के कारण। आगे है, हामिद के पिता का नाम था? तो आबिद। आगे है, हामिद की दादी का नाम है? तो अमीना। आगे है, ईदगाह गांव से कितनी दूर है? तो 3 कोस दूर है। आगे है, मोहसिन का पद कितने पैसे है? तो 15 पैसे। आगे है, ईद के समय लोगों के वस्त्र कैसे होते हैं? तो भड़कीले वस्त्र। आगे है, रेवड़ी दिखाकर हामिद को कौन चिढ़ाता है? मोहसिन। चिमटे वाला हामिद को चिमटे का कितना दाम बताता है? तो 6 पैसे। आगे है, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? तो महमूद सिपाही लेता है। आगे है, झूला झूलने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे थे? तो 1 पैसे। आगे है, हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? तो 3 पैसे में। आगे है, सम्मी अपने लिए कौन सा खिलौना खरीदता है? तो धोबिन। आगे फहमीन हामिद की दादी को कितना पैसा देकर जाती है? तो फहमीन जो है सो हामिद की दादी को अमीना को 8 आने देकर जाती है। आगे है, गांव से जो मंडली ईदगाह तक गई थी वह गांव कब पहुंचती है? तो 11 बजे तक। आगे है, प्रेमचंद का जन्म किन से गांव में हुआ था? तो इनका गांव जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव में होता है। प्रेमचंद का उर्दू में नाम क्या था? तो नवाब राय। प्रेमचंद का हिंदी में नाम क्या था? तो धनपत राय। और प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित है तो मानसरोवर में। आगे देखते हैं, अमरकांत जी का जन्म हुआ था तो 1925 में। आगे है, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार है तो नई कहानी आंदोलन के। आगे, दोपहर का भोजन कहानी समाज किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? तो निम्न मध्यम वर्ग का। कहानी का मुख्य पात्र है तो सिद्धेश्वरी। रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है? प्रूफ रीडर का। कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? तो प्रमोद। आगे है, दोपहर का भोजन का आने की मुख्य समस्या है बेरोजगारी। आगे है, सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे क्या मंशा है? तो वह अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है। कहानी का मूल सवर है तो समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता। नई कहानी अधिकांशतः तो यह जैसे यथार्थ परक यानी वास्तविकता पर आधारित है। आगे है, 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? तो सवाल ये था कि पैसा कैसे पैदा करें। आगे है, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता था? तो टॉर्च बेचने के लिए। आगे है, प्रकाश बाहर नहीं है उसे अंदर में ही खोजो। यह पंक्ति किसने बोला था? तो यह पंक्ति जो है भव्य पुरुष ने बोला था। कौन बोले थे यहाँ पर? भव्य पुरुष यहाँ पर होगा, भव्य पुरुष। आगे है, अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को डराना कितना आसान है? कथन के आधार पर बताइए कि इनमें से लोगों पर कौन सी बातें लागू होती। तो यहाँ पर आपकी सारी बातें लागू होती है। आगे है, पहला दोस्त क्या काम करता था? तो टॉर्च बेचने का। आगे है, धंधा वही है यानी टॉर्च बेचूंगा, ऐसा किसने कहा? तो इसने जो है सो पहला दोस्त ने बोले थे। कौन बोला था? पहला दोस्त ने हरिशंकर परसई से। आगे है, टॉर्च बेचने वाले ने लोगों को अंधेरा दूर करने का क्या उपाय बताया? तो यहाँ पर जो है वह टॉर्च बताया। आगे है, दोनों दोस्तों ने कितने साल बाद मिलने का निश्चय किया? तो 5 साल बाद। आगे है, टॉर्च बेचने वाली पाठ किस शैली में लिखा गया? तो यह आपका
व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। आगे है दोनों दोस्त आपस में किस स्थान पर मिलते हैं, तो दोनों दोस्त आपस में प्रवचन स्थान पर मिलते हैं। आगे है लेखक ने टॉर्च का नाम सूरज छाप क्यों हुआ, यहाँ सूरज होगा, सूरज छाप क्यों रखा, तो यहाँ पर आपका जो है प्रकाश फैलाने की समानता के कारण। आगे है आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है। इस कथन के पीछे टॉर्च बेचने वाला क्या उद्देश्य था, तो यहाँ पर जो इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना। आगे है दूसरा दोस्त क्या करता था, तो वह जो है सो अंतरात्मा के अधिकार को और अंधकार को दूर भगाता था। आगे है टॉर्च बेचने वाली कहानी किसने लिखा है, जिसको लिखे हैं आपका हरिशंकर परसई जी ने। आगे है टॉर्च बेचने वाली पाठ की कौन सी विधिया है, तो यह आपका एक बोले तो निबंध है। आगे है भव्य पुरुष ने कौन से वस्त्र धारण किए थे, तो यह जो है सो सफेद रेशमी वस्त्र धारण किए थे। आगे टॉर्च बेचने वाले का टॉर्च किस कंपनी का था, तो यह आपका था सूरज छाप। आगे है लोग टॉर्च बेचने वाले को धक्का मार क्यों भगा देते हैं, क्योंकि उनको हंसी छूट जाती है। आगे है पहले दोस्तों को हंसी क्यों आती है, तो यहाँ जो है सो भव्य पुरुष का भाषण सुनकर उनको हंसी आ जाती है। आगे है मनुष्य मूर्खता के कारण किसके वश में आ जाता है, तो वह जो है सो धर्म और धर्म के गुरुओं के वश में आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। आगे है लेखक हरिशंकर परसई का जन्म कब होता है, तो 1922 में। आगे है छोटी बच्ची को किससे आवाज देकर बुलाने को कहा गया, तो गूंगे को। आगे देखते हैं कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो गूंगा किशोर। आगे है छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई थी, तो धुंधे। आगे है सीने पर हाथ मारकर गूंगे क्या इशारा करता है, तो यह बताता है कि मैं जो है सो मेहनती हूँ। आगे है किशोर के जन्म से गूंगे होने का क्या कारण है, तो वह जो है आपका बहरापन होता है। आगे है गूंगे का पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी बुआ और फूफा ने। आगे है चमेली के पति का स्वभाव कैसा है, तो सीधा साधा है। आगे है चमेली स्वभाव से कैसी महिला थी, तो वह भावुक महिला थी। आगे है चमेली की बेटी का नाम है, तो शकुंतला। आगे है चमेली ने गूंगे को कितने पैसे पर काम पर रखा था, तो 4 रुपये पर महीने। आगे है चमेली ने गूंगी से सारे में क्या पूछा, तो उसने पूछा हमारे यहाँ रहेगा। आगे है चमेली ने गूंगे के आगे रोटियां क्यों फेंक दी, तो क्योंकि वह जो है सो भाग गया था। आगे है गूंगे कितने रुपये में नौकरी करने को तैयार हो गया, तो 4 रुपये में। आगे है गूंगा अपने बारे में सभी को क्या बताता है, तो वह यहाँ पर सारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे है चमेली गूंगी को किससे मारती है, तो चिमटा से। आगे है चमेली को गूंगे से सावधान किसने किया था, तो पड़ोसन सुशीला ने। आगे है गूंगे किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था, तो चमेली का। आगे है चमेली की बेटे ने किसको चपट मारा था, तो गूंगे को। आगे है चमेली गूंगे का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर क्यों निकाल देती है, तो चोरी के आरोप के कारण। आगे है काम तो करता नहीं, भिखारी किसने कहा था, चमेली ने। आगे है गूंगे का नाम क्या था, तो इसका नाम किशोर था। आगे है कबीर किस युग के कवि है, तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं। आगे है कबीर की भाषा है सधुकड़ी। कबीर की वाणियों का संकलन है, तो बीजक में। आते अभिव्यक्ति माध्यम में, तो यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, तो इंटरनेट। आगे है श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेडियो।
आगे है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ, तो चीन में। आगे है वर्तमान छपाई खाने का आविष्कार किसने किया, तो गुटेनबर्ग। और देश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जर्मनी देश आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो जर्मनी। आगे देखते हैं कि भारत में पहला छापाखाना कब लगा, तो 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के सहयोग द्वारा। याद रखिएगा कहाँ पर लगा था, तो गोवा में। कौन लगाए थे, तो पुर्तगाली लोग। आगे है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, अभी आ गया गोवा में। आगे है समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है, तो यहाँ पर जो है सो इसकी प्रभाव शैली कौन है, तो उल्टा पिरामिड शैली। आगे है इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है, तो यहाँ पर आपका आता है मध्य भाग। आगे है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। आगे है दृश्य का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, तो टेलीविज़न में। आगे है टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, तो दृश्य के साथ लेखन। आगे है हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत कब होती है, तो वेब दुनिया के साथ। आगे है क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण, तो यह सीधा आपका जैसे होता है सीधा प्रसारण, इसको बोलते हैं लाइव प्रसारण। आगे है आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन दौर चल रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका तृतीय दौर चल रहा है। आगे है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ, तो 2003 में। पहला दौर तो 1993 में। याद रखिएगा। आगे समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं, तो डेडलाइन। आगे देखते हैं संचार की उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत भाषा के चर धातु से। आगे है संचार का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है संचार का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आगे देखते हैं संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है श्रोता संचारक में। आगे है संचार को या संदेश को कुटीकृत या एनकोडिंग कौन करता है, तो स्रोत या संचारक। आगे है संदेश को डिकोडिंग कौन करता है, तो प्राप्तकर्ता। आगे है संचार प्रक्रिया में अपनी प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम लोग प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। आगे है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं, तो शोर या नॉइज। आगे है संचार का बुनियादी रूप है, तो अंतःवैयक्तिक संचार। आगे है संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संचार को बोलते हैं कम्युनिकेशन, और जन संचार को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। आगे है विश्व में मुद्रण किसकी देन है, तो चीन का। आगे है छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो जर्मनी को। आगे है भारत का पहला अखबार कौन सा था, तो बंगाल गजट, जो आपका 1780 में आता है। इसके संपादक जेम्स अगस्ट हिकी थे, और यह आपका कलकत्ता से आता है। आगे है भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा है, तो उदंत मार्तंड, जो आपका 1826 में आता है, और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। आगे है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है, तो 1936 में। आगे है वर्तमान समय में रेडियो कितनी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, तो 24 भाषा में। आगे है एफएम रेडियो की शुरुआत कब होती है, तो 1993 में। आगे है रेडियो का नाम प्रसार भारती कब दिया गया, तो 1997 में। आगे है भारत में टीवी सेवा की शुरुआत कब की गई, तो 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को के द्वारा। आगे है 1976 तक टीवी किसका हिस्सा थी तथा इसका नाम दूरदर्शन कब कर दिया गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 1976 तक टीवी जो है सो आकाशवाणी का हिस्सा थी। किसकी हिस्सा थी, आकाशवाणी का।
लेकिन बाद में 1 अप्रैल 1976 को इसका नाम बदल करके दूरदर्शन कर दिया गया। आगे है टीवी की रजत जयंती कब मनाई गई? तो 1984 को। आगे है इंदिरा गांधी ने टीवी कार्यक्रम में सुधार हेतु प्रोफेसर पीसी ज्योति के साथ बैठक कब की? तो 1980 में। आगे है आज तक, नाम सुने होंगे, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2002 में। आगे है सिनेमा का आविष्कारक कौन है? तो थॉमस एल्वा एडिसन 1883। विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो द अराइवल ऑफ ट्रेन। यह फिल्म आपका 1894 में आती है और यह आपका फ्रांस की बनी हुई फिल्म है। आगे है भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र, जो आपका 1913 में आती है और इसके डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे और यह भारत की एक मुख्य फिल्म थी जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं था। बात करेंगे भारत की पहली बोलती फिल्म, तो यह आपका आलम आरा है जो 1931 में आती है। और भारत की पहली समानांतर फिल्म कौन सी है? तो पाथर पांचेली, जिसको बनाने वाले सत्यजीत रॉय हैं। आगे है समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है तो संपादकीय पेज को। आगे है खोज पर पत्रिका को कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन। आगे है किसी सरकारी कामकाज पर निगाह रखना कहलाता है जिसको कहते हैं हम लोग वॉचडॉग पत्रकारिता। आगे है किसी खास मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना कौन सी पत्रकारिता है? तो एडवोकेसी पत्रकारिता। आगे है सनसनीखेज की खबर की पत्रकारिता को कहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पेज 3 पत्रकारिता। आगे है समाचार लेखन में कुल कितने प्रकार हैं? तो 6। आगे है पत्रकार के कितने रूप हैं? तो पत्रकार के यहाँ पर 3 रूप हैं जिसमें आपका आता है पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर को हम लोग स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। आगे है समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। आगे है आलेख किसकी रचना है? गद्य लेखन की। निबंध किसका प्रकार है? तो गद्य लेखन का। और आगे है फीचर का हिंदी रूपांतरण होता है तो रूपक। आगे थोड़ा सा हम पढ़ते पुस्तक से। तो आगे है कबीर का जन्म कब और कहाँ होता है? जिनका जन्म जो है 1398 में काशी में लहरदारा तालाब के निकट होता है। कबीर की मृत्यु कहाँ होती है? तो 1518 में मगहर में। आगे है कबीर की वाणियों का संकलन है बीजक में। आगे है अरे इन दोहुन राह न पाई, पद के लेखक हैं तो कबीर। आगे है अरे इन दोहुन राह न पाई में किस धर्मों की बात हो रही है? तो हिंदू और मुसलमान को। आगे है कौन अपनी गगरी चुने नहीं दे रहा है? तो हिंदू। आगे है हिंदू किसके पैर के तले सोते हैं? तो वैश्या के। आगे है मुर्गा मुर्गी कौन खाता है? तो पीर औलिया। आगे है मुसलमान किसकी बेटी से ब्याह करते हैं? तो खाला की बेटी से। आगे है मुर्गा फिर बेटी से। आगे होगा मुसलमान क्या घर ला करके धोई धोकर चढ़ाता है? तो मुर्दा को। आगे है बालम आओ हमरे गेह में, बालम कौन सा ब्रह्म है? तो यह आपका सगुन ब्रह्म है। आगे है बालम किसका प्रतीक है? ईश्वर का। कविता में कवि किसका प्रतीक है? तो विरहनी स्त्री का। आगे है लज्जा किसको आ रही है? विरहनी स्त्री को। आगे है कबीर किस काल के कवि? तो कबीर जो है भक्ति काल के कवि हैं। आगे है कबीर के गुरु कौन है? तो रामानंद। देखते हैं आगे हम सूरदास से। तो आगे है खेल में को काको गुसैया के लेखक कौन है? सूरदास। खेल में कौन जीतते हैं? सुदामा। खेल में कौन हारते हैं? श्री कृष्ण। और खेल में हारने पर कौन गुस्सा करते हैं? तो श्री कृष्ण। आगे है कौन सब पर अधिकार जता रहे हैं? तो श्री कृष्ण। कौन रुटकर जहां तहां बैठ जाते हैं? तो गवैया, जिसको बोलते हैं ग्वाला लोग। आगे है कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। बलराम किसकी दुहाई देते हैं? तो नंद की। आगे देखते हैं मुरली तब गोपाल ही भावती के लेखक कौन है? तो सूरदास। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। आगे है श्री कृष्ण को क्या भाता है? तो मुरली भाता है। आ गया गोपियां किससे ईर्ष्या कर रही है? तो मुरली से। आगे है कृष्ण से तरह तरह के कर्तव्य कौन करवा रही है? तो मुरली। आगे है मुरली किस सज्जा पर लेटी हुई है? तो कृष्ण के होठ रूपी सज्जा पर। सवाल यहाँ पर एक और आता है कि निम्न में से निम्न काव्यांश में
कौन सा रस है? तो निम्न काव्यांश में जो है आपका ईर्ष्या रस है, जो कि यहाँ पर गोपी जो है मुरली से ईर्ष्या कर रही है। देखते हैं पद्माकर की। तो पद्माकर की भाषा कौन सी है? ब्रज। और सवाल आगे है, पद्माकर किस काल के कवि हैं? तो पद्माकर ये आपका ऋतु काल के कवि हैं। आगे है, ऋतुराज किसे कहा गया? तो ऋतुराज जो है बसंत ऋतु को कहा गया है। आगे, कुंजन वन में कौन गीत गा रहे हैं? तो भौरे का समूह। आगे है, ऋतुराज के आए अभी कितने दिन हुए हैं? तो केवल 2 दिन हुए हैं। आगे है, गोकुल के कुल गली के गोप में किस पर्व का जिक्र किया गया? तो इसमें आपका जो है होली का जिक्र किया गया है। आगे है, कौन द्वार का दौरा कर रहे हैं? तो गांव के गोप लोग। आगे है, लोग रंग लगाने के लिए कहाँ का चक्कर लगवा रहे हैं? तो पड़ोस के घर पिछवाड़न पर। आगे है, श्याम रंग में कौन रंग जाती है? तो गोपियाँ। आगे है, गोपी किसमें डूबी रहना चाहती है? तो श्याम के प्रेम रंग में। आगे है, बहरों की गुणगान कवि को कैसा प्रतीत होता है? तो मल्हार की भांति। आगे है, कवि को प्राण से प्यारा क्या लगता है? तो प्रेमिका को मनाना। आगे है, जंगल में किसकी शोर गूंजता है? तो मोर का। आगे है, सावन में क्या सुहावन लगता है? तो सावन का झूला। और बसंत ऋतु में आम की डाली पर क्या आ जाते हैं? तो मंजर या बौर। देखते हैं अंतराल में। तो आगे है, अंडे के छिलके के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। आगे है, श्याम को कहाँ आने पर पराया लगता है? तो भैया भाभी के कमरे में। आगे है, वीणा श्याम की क्या लगती है? भाभी। थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा, हम लाए और रिलेशन यहाँ पर रिलेशन क्या देखे हैं? आपका 3 भाई थे, श्याम, गोपाल, माधव। अब यहाँ ध्यान दें, सवाल बेचारा कुंवारा था, छोट भाई था। गोपाल माझिल भाई था, उनकी पत्नी का नाम वीणा था। और सबसे बड़ा भाई यहाँ पर माधव था, जिनकी पत्नी का नाम राधा था। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 भाई थे, 2 गोतनी थी, और तीनों की सास कौन थी? जमुना थी, दोनों की सास थी, और तीनों की यहाँ पर माँ थी। ठीक है, याद रहेगा, सवाल यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, श्याम, गोपाल, माधव की माँ जमुना थी, वीणा राधा की सास जमुना थी, गोपाल की पत्नी वीणा, माधव की पत्नी राधा, और श्याम की भाभी कौन थी? तो वीणा और राधा दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं, वीणा श्याम को क्या लाने कहती है? तो अंडे। श्याम कितने अंडे लाता है? तो 6 अंडे। आगे है, पानी कहाँ से टपक रहा था? तो श्याम के बरसाती से। आगे है, राधा कौन सी किताब पढ़ती है? चंद्रकांता। और वीणा कौन सा बुक पढ़ती है? याद रखिएगा, वीणा जो पढ़ती है वो पढ़ती है संज एंड लवर्स। याद रहेगा, याद कर लीजिएगा कि राधा चंद्रकांता और वीणा तो संज एंड लवर्स। आगे है, वीणा अंडे का क्या बनाती है? तो हलवा। आगे है, वीणा अंडे के साथ और क्या लाने को कहती है? तो किशमिश। आगे है, गोपाल सबसे छिपकर क्या पीता है? तो सिगरेट। आगे है, गोपाल अंडे के छिलकों को कहाँ रखता है? तो अपने मोजे में। आगे है, भाभी ने गोपाल को सिगरेट पीते कहाँ देखी थी? तो गैलरी में। आगे है, अंडे के छिलके हैं, तो यह आपका एकांकी है। ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब मिलेंगे इनके आंसर के साथ। धन्यवाद।